ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। एनडीए सरकार की 9 वर्ष श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कृषि और किसान कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरबीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। कृषि और कृषक कल्याण के लिए वर्तमान सरकार की योजनाओं और पिछले 9 वर्षों की यात्रा पर एक नजर डालने के लिए आज हमारे साथ है कृषि विशेषज्ञ हरबीर सिंह। हरबीर जी, अगर हम कृषि क्षेत्र पर नजर डालें तो आप कैसे देखते हैं वर्तमान स्थिति को, और इस संदर्भ में कि पिछले 9 वर्षों में क्या योजनाएं सरकार ने लागू की हैं? देखिए, अगर हम कृषि क्षेत्र को देखें, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कृषि क्षेत्र एक मजबूत पिलर के रूप में खड़ा हुआ है। और अगर हम पिछले जो दौर है, जो आपने जिक्र किया 9 साल की बात करें, लगातार कृषि क्षेत्र ने एक बेहतर मुकाम हासिल किया। जैसे पिछले साल की भी जो विकास दर है वो 3.5% की रही। इसके ऊपर भी कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर गई और कृषि उत्पाद है उनके मामले में काफी बेहतर स्थिति हासिल की। अगर हम देखें, जो सदी का सबसे बड़ा संकट दुनिया में आया कोरोना काल में, उस वक्त भी कृषि क्षेत्र की सकारात्मक वृद्धि दर रही थी, जबकि हमारी इकोनॉमी करीब 7% कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी। दूसरी बड़ी बात थी कि हम लोग कृषि उत्पादन के मामले में, खासतौर से खाद्य सुरक्षा के मामले में इतनी मजबूत स्थिति में थे कि देश की बहुत बड़ी आबादी को मुफ्त में अनाज दिया गया, 5 किलो प्रति महीने प्रति व्यक्ति। वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन था वो रिकॉर्ड स्तर पर था और हमारे भंडार पूरे भरे हुए थे। जब पूरी दुनिया में भोजन का संकट था, दुनिया देख रही थी, और हमने उस वक्त काफी एक्सपोर्ट किया। अगर ये भी देखें कि हमने गेहूं एक्सपोर्ट किया, हमने चावल का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया, वो और हमारे अपने देश की जरूरत को पूरा की। तो खाद्य सुरक्षा किसी भी देश के लिए जो सुरक्षा होती है, उसके बाद फूड सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और उसमें हमारा कृषि क्षेत्र खरा उतरा। दूसरे, हमने जो अभी वित्त वर्ष खत्म हुआ है उसमें करीब $53 अरब का निर्यात किया कृषि उत्पादों का। उसके पहले साल भी हमने $50 अरब का निर्यात किया था। ये 2 बार में लगातार रिकॉर्ड बने हैं। उसमें हम दुनिया में चावल के सबसे बड़े निर्यातक बनकर के उभरे। पिछले दिनों हम कपास के बड़े निर्यातक थे, हम गेहूं के बड़े निर्यातक होकर उभरे, चीनी के हम बड़े निर्यातक होकर उभरे। ये तब संभव हुआ जब हमारे देश में उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थिति थी, मेहनत की किसानों ने, और सरकार की जो नीतियां थी वो उनके लिए सकारात्मक थी। हरबीर जी, आप क्या कहेंगे? हम देखते थे कि हर एक बजट में जो कृषि है उस पर काफी ध्यान दिया सरकार ने। कौन सी ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं जो आपको लगता है कि जिनका मैक्सिमम इम्पैक्ट हुआ हमारी प्रोडक्टिविटी पर, ताकि कम लागत में ज्यादा उत्पादकता हासिल कर पाए हमारे किसान? देखिए, कृषि क्षेत्र के लिए जो एक बड़ा योगदान सरकार का है और जो अनाउंस किया गया था पीछे, ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, वो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आया और उसका अमाउंट भी ज्यादा है। अगर हम कृषि क्षेत्र के लिए जो आवंटन है उसमें देखें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा ये कैश ट्रांसफर का है। दूसरे, जो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो व्यवस्था है उसमें एक बदलाव किया कि जो लागत है A2 प्लस FL, उसके ऊपर 50% उसके जो प्रॉफिट के तरीके से देखा जाएगा, बढ़ा करके दिया जाएगा। वो एक लंबे समय से स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन थी, जब किसान आयोग के वो अध्यक्ष थे, उसमें C2 के ऊपर ये कहा गया था, लेकिन वो तो नहीं है। बट एक कैलकुलेशन आई है पहली बार कि जो लागत आ रही है उसके ऊपर कितना दाम तय करना है। तो इससे क्या हुआ कि कई सारी उपज ऐसी हैं जिनके MSP में काफी बढ़ोतरी हुई, खासतौर से दालों में और तिलहन। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो दालों में हमारी आयात के ऊपर काफी बड़ी निर्भरता हो गई थी, उसमें भारी कमी आई है। अभी भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन काफी कम करना। उसी तरीके से तिलहन में ये हुआ, और इसमें क्योंकि सरकार ने खरीद भी की, तो ये किसान के सामने जब ये हुआ कि उसको बेहतर दाम मिल सकता है और उसको इस बात का एश्योरेंस दिया गया कि ये उसकी खरीद होगी। जैसे प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत हम लोग जो गेहूं और चावल के अलावा बाकी जो इस तरीके के MSP के उत्पाद हैं उनकी खरीदारी करते हैं। दूसरे, हम देखें कि हमारा कपास का उत्पादन भी काफी बढ़ा था। इधर तो उतना नहीं है, लेकिन हम दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक बन गए थे। चीनी में हमने 110 लाख टन पिछले साल निर्यात किया। तो ये उस तरीके का एनवायरनमेंट था। दूसरा, एक जो MSP के अलावा कि जो डेयरी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर दिया, और डेयरी में जो हमारा सहकारिता क्षेत्र है उसने बड़ा काम किया। और डेयरी
का जिस तरीके से जो दूध उत्पादन उसका प्रसंस्करण बढ़ा है देश में, उसका नतीजा ये हुआ कि जो हमारा डेयरी का जो उत्पादन का जो वैल्यू है दूध का, वो कुल खाद्यान्न के वैल्यू से ज्यादा हो गया। इसका मतलब किसानों के पास उतना पैसा गया। और डेयरी जो है वो एक एटीएम की तरह से काम करता है कि हर रोज किसान को पैसा मिलता है उसमें। फिर मत्स्य संपदा योजना जो शुरू की, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसमें जो इनिशिएटिव लिए गए उसके चलते जो हमारा जिसे हम ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं, उसमें काफी एडवांटेज हुआ। कृषि अपने आप में काफी रिस्की बिजनेस है, अगर किसान को एक बिजनेसमैन की तरह देखें। उसके लिए जो फसल बीमा योजना में तब्दीलियां की गई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गया, उसको काफी व्यवहारिक बनाया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की भी शुरुआत हुई। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2015 में लॉन्च की गई। एक और एस्पेक्ट है कि फर्टिलाइजर्स का जैसे बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गए यूक्रेन क्राइसिस के बाद, उसके बावजूद सरकार ने जो सब्सिडीज दी ताकि जो फर्टिलाइजर की कीमत है वो इनके लिए स्टेबल रहे। किसानों के लिए उर्वरक बहुत ही अहम इनपुट मटेरियल है। साथ में किसानों के पास जो क्षमता है उसका भार वहन करने की, वो सीमित है। उसके चलते अगर हम देखें कि हम कहते हैं कि यूक्रेन वॉर हुआ, उसके पहले ही उर्वरकों की कीमतों में बड़ी तेजी आना शुरू हो गई थी। और उस वक्त ये हुआ कि जैसे डीएपी का दाम 1200 रुपया था, तो सरकार ने कहा कि 1200 रुपया रखना, उसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा जो दाम बढ़े हैं वो सब्सिडी दी जाएगी। 50,000 रुपये टन की सब्सिडी जो है डीएपी के लिए दी गई और बाकी उर्वरकों के लिए भी। इसलिए पिछली बार जो सरकार का खर्चा था वो 2.25 लाख करोड़ को पार कर गया था। हमारे यहाँ जो निर्भरता आयात के ऊपर काफी ज्यादा है, हम करीब 16 लाख टन यूरिया आयात करते हैं। और जो विनियंत्रित उर्वरक है, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स उर्वरक हैं और डीएपी शामिल होता है, उनकी कीमतें हमारे हाथ में नहीं होती। और दुनिया में जब बड़े बदलाव होते हैं, बिकॉज हम लोग एक बड़े खरीदार हैं, तो हम भी मार्केट को प्रभावित करते हैं, क्योंकि भारत की मांग को देखते हैं बाजार में कीमतें बढ़ जाती हैं कई बार। तो उस वक्त किसानों को उर्वरक की उपलब्धता बनाए रखना और कीमतों को उनके दायरे में रखना जिससे वो खरीद सके, ये एक बड़ा कदम था। और भी कई कदम उठाए सरकार ने। ई-नैम और पीएलआई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू किया गया। कहने के लिए तो बहुत ज्यादा हमारे पास समय कम है। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी। आप कहेंगे कि जो आपने शुरू में बात कही थी कि टेक्नोलॉजी का संबल जो है वो हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देख रहे हैं पूरी तरह। देखिए, मेरा तो मानना है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिसे हम आईटी कहते हैं और एआई, उसका जो सबसे ज्यादा उपयोग एग्रीकल्चर में ही होने वाला है। और जैसे आपने सॉइल हेल्थ कार्ड कहा, अब तो इस तरह के सेंसर्स आ गए हैं जो बहुत जल्दी आपको एनालाइज करके बता देते हैं कि आपके जो खेत की मिट्टी है उसमें कौन से उर्वर तत्वों की कमी है और आपको किस तरीके का न्यूट्रिएंट उसमें इस्तेमाल करना है। खेत की नमी को बता देते हैं। अब आप मॉनिटर लगा करके घर बैठे देख सकते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी का बड़ा एक रिवोल्यूशन हो रहा है। और जो जिसे हम लोग एग्टेक बोलते हैं, उसकी एक बड़ी राह खुली है, क्योंकि ये जरूरी भी है। बाकी सेक्टर्स जो है वो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेते रहे, एग्रीकल्चर को उतना नहीं मिला। और इसके साथ ही जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एक मसला है, उसमें जीन एडिटिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी सरकार ने मंजूरी दी। उसके जरिए हम जो नई प्रजातियां विकसित करने का जो तरीका होता है उसको काफी छोटा कर सकते हैं। तो किसानों को सटीक जो कैरेक्टर वाले जो बीज हैं, जो हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज को रिजिलेंट हो या उस तरीके से बीमारियों को रोकने वाले हों, और बहुत कम अवधि में उस तरीके के बीज विकसित किए जा सकते हैं। ये पिछले साल मार्च में गवर्नमेंट ने उसकी अनुमति दी थी। जैसे मार्केटिंग में आपने कहा कि ई-नैम हुआ, अभी जो ऑनलाइन रिटेलिंग और उस सब में जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, खासतौर से जो पेरिशेबल कमोडिटी है, जिसमें फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, जो फल सब्जियां हैं, उसमें तमाम सारे ऑनलाइन रिटेलर हैं, वो बड़े पैमाने पर एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक खरीद कर रहे हैं। किसानों को डायरेक्ट जोड़ रहे हैं और उसमें जो कुछ इस तरीके के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओज है, वो एक बड़ा चेंज है। किसान अगर मिलजुल करके काम करेगा तो उसके दो फायदे हैं। एक तो उसकी लागत घटेगी इनपुट की, और जो उसके उत्पाद है उसकी मार्केटिंग को अच्छी बार्गेनिंग करके अच्छे दाम हासिल कर सकता है। तो एफपीओ और कोऑपरेटिव का जो ये एक किसानों के संगठन बना करके उनको एम्पावर करने का जो एक रास्ता बनाया जा रहा है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बड़ी चीज साबित होने वाला है। हरवीर जी, कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण और वर्तमान मजबूती पर इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप एनडीए सरकार के 9 वर्ष श्रृंखला के अंतर्गत सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।